हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेगा माइंड कंसेप्ट। आज हम बाल विकास को स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज के टॉपिक हैं बाल विकास का परिचय, विकास का अर्थ एवं प्रकृति, वृद्धि एवं विकास में अंतर, विकास की अवस्थाएं एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो चलते हैं आगे, हम इसको पढ़ते हैं। पहला है परिचय, बाल विकास का परिचय। तो बाल मनोविज्ञान को जानने के लिए क्या आवश्यक है? विकास, वृद्धि, परिपक्वता का अर्थ समझना। यानी बाल विकास को, बालक के बारे में अगर जानना है तो उनके विकास के बारे में भी जानना अत्यंत आवश्यक है। विकास व वृद्धि के अंतर को जानना भी अति आवश्यक है, तो हम आगे इसके अंतर को भी जानेंगे। साथ ही विकास की प्रमुख अवस्था एवं अधिगम में संबंध समझना भी आवश्यक प्रतीत होता है। तो परिचय, इनमें अंतर और विकास की प्रक्रियाएं, ये सब हम आगे पढ़ेंगे इसमें। तो पहला है विकास। विकास में पहले अर्थ एवं प्रकृति पढ़ेंगे, फिर विकास के नियम एवं उपयोगिता पढ़ेंगे, विकास की फिर अवस्थाएं पढ़ेंगे और विकास की अवधारणा का अधिगम में संबंध, मतलब अधिगम में क्या संबंध है विकास का। तो विकास का अर्थ एवं प्रकृति पढ़ते हैं। विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो सतत चलती है, यानी जो जीवन से मृत्यु पर्यंत चलती रहती है, तथा इसमें गुणात्मक परिवर्तन तथा परिणामात्मक परिवर्तन दोनों सम्मिलित रहते हैं। गुणात्मक परिवर्तन जैसे शिशुओं की उम्र बढ़ने पर सांवेगिक नियंत्रण में परिवर्तन, विशेष भाषा को सीखने की क्षमता में परिवर्तन आदि। और परिमाणात्मक में परिवर्तन में जैसे शरीर का कद बढ़ना, जो हमें साफ स्पष्ट दिखाई देते हैं, वो परिमाणात्मक परिवर्तन में आते हैं। बनावट में परिवर्तन आदि। विकास को समझते ही दो और शब्द वृद्धि और परिपक्वता को समझ लेना चाहिए। तो वृद्धि का तात्पर्य सिर्फ परिमाणात्मक होता है, यानी परिमाणात्मक जो तथ्य हैं उनसे तो संबंध केवल वृद्धि का होता है, लेकिन जो विकास है वो एक बहुत ही ब्रॉड वे में देखा जाता है। यानी उसमें जीवन की जो शिशु है उसकी हर चीज़ देखी जाती है, यानी उसके गुणों का विकास, वृद्धि, उसके अंदर की परिपक्वता, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, यानी सब कुछ उसका देखा जाता है। यानी ये कहीं ना कहीं एक वृद्धि का विस्तृत रूप है जो कि विकास है। जैसे बालक की ऊंचाई का भार में वृद्धि, ये सब क्या हो गए, उसकी वृद्धि हो गई। परिपक्वता का तात्पर्य एक ऐसी अवस्था से है जो आंतरिक अभिवृद्धि आनुवांशिक रूप से स्वतः निर्धारित तथ्यों द्वारा निर्देशित होता है, जिस पर प्रशिक्षण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उदाहरण जैसे बच्चों का खिसकना, घुटने के बल चलना, खड़ा होना, दौड़ना आदि, ये सब आते हैं उसमें। विकास की प्रक्रिया गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक चलती है। जैसा कि मैंने बताया कि सतत प्रक्रिया है, विकास एक सतत प्रक्रिया है जो कि जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत चलती रहती है। आगे देखते हैं। विकास को समझते समय ही ये हमने पढ़ लिया है। वृद्धि एवं विकास में अंतर, इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, वृद्धि और विकास में क्या क्या अंतर है। तो वृद्धि से आशय है मात्रात्मक या परिमाणात्मक परिवर्तन से है, जबकि विकास से आशय क्या बताया था, परिमाणात्मक के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन, यानी उसकी जो शारीरिक वृद्धि है उसके साथ साथ उसमें गुणों में भी परिवर्तन देखा जा रहा है, यानी बालक के अंदर मैच्योरिटी लेवल भी देखा जा रहा है। और वृद्धि में केवल उसका शारीरिक मापतौल, जो कि भौतिक चीजें हैं, उन्हीं को देखा जाता है। वृद्धि से आशय सामान्यतः शारीरिक परिवर्तन से है, जबकि विकास से आशय शरीर के विभिन्न शारीरिक, मानसिक, व्यवहारिक संगठन से है। इसमें सभी विकास की जो प्रक्रियाएं वो देखी जाती हैं। वृद्धि का माप सही से किया जा सकता है, लेकिन विकास को मापना कठिन है। वृद्धि का तो मापन अपन आराम से कर सकते हैं क्योंकि वो सामने दिख रहा है, तो सामने भौतिक चीजों का मापन किया जा सकता है, लेकिन उसके अलावा जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज हैं, ज्ञान का क्या, उसका अपन मापन इतनी आसानी से नहीं कर सकते हैं। उसके लिए कुछ विशेष परीक्षण है, IQ लेवल टेस्ट है, उसके द्वारा उसका मापन किया जाता है। वृद्धि का अर्थ संकुचित है, जबकि विकास का अर्थ व्यापक है। यानी वृद्धि की जो लिमिटेशन है वो कुछ कम है, यानी उसकी जो सीमा है वो कम है, लेकिन विकास है वो व्यापक है, उसका क्षेत्र बहुत ज़्यादा है। वृद्धि एक समय के बाद रुक जाती है, जबकि विकास निरंतर चलता रहता है। यानी शिशु या बालक एक स्थिति में आने के बाद, किशोरावस्था से बाद,
उसका जो विकास है वो वृद्धि है वो रुक जाती है, लेकिन विकास उसका जीवन पर्यंत चलता रहता है। यानी उसके अंदर मैच्योरिटी, अनुभव, जो गुणों में जो परिवर्तन है, सामाजिक जो समाज के साथ साथ जो तालमेल होता है उससे उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, डेवलप होता है, तो वो सारी चीज़ें विकास में आती हैं। विकास की अवस्थाएं, अब हम इसमें देखेंगे विकास की कितनी अवस्थाएं। तो मनुष्य का जीवन माँ के गर्भ से प्रारंभ होता है तथा जन्म के बाद सामान्यतः विभिन्न अवस्थाओं से गुजरते हुए मृत्यु को प्राप्त करता है। इन अवस्थाओं के बारे में हम पढ़ते हैं आगे। तो जो विकास की जो अवस्था है वो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग राय दी है। जैसे रॉस और फ्रॉयड ने 5 अवस्थाएं बताई हैं, जबकि कॉलसैनिक ने 10 और पियाजे ने 4 व ब्रूनर ने 3 अवस्थाएं बताई हैं। लेकिन भारत में सामान्यतः विकास की अवस्था को निम्न विभाजन है। भारत में जो विभाजन है वो इस तरीके से है। पहला, पूर्व प्रसूति काल। यह अवस्था गर्भ धारण से लेकर जन्म तक की होती है। यानी जो गर्भ में शिशु आता है, जब से आता है और जब तक वो गर्भ में रहता है तब तक ये पूर्व प्रसूति काल है। शैशवावस्था, यह अवस्था जन्म से लेकर 2 साल तक की होती है। जब बालक का जन्म हो जाता है उससे 2 साल तक ये अवस्था होती है, जिसको हम शैशवावस्था कहते हैं। अब इसके बाद आती है बाल्यावस्था। तो बाल्यावस्था के 2 चरण हैं, एक प्रारंभिक बाल्यावस्था और एक उत्तर बाल्यावस्था। जो प्रारंभिक बाल्यावस्था है वो 2 से 6 साल तक है और उत्तर बाल्यावस्था है वो 6 से 12 साल तक है। आगे किशोरावस्था है। किशोरावस्था का काल कितना है? 12 साल से लेकर 18 साल। और उसके बाद आती है युवा अवस्था। तो युवा अवस्था का काल है जो भारत में, जिसको अपन मानते हैं भारत के अनुसार 18 वर्ष से 25 वर्ष तक। वर्तमान में ये 30वीं हो गया है, क्योंकि अब जो बालक का अध्ययन लेवल यानी उनकी पढ़ाई है तो 4-4 साल की जो प्रोग्राम है कोर्सेज के, उस वजह से एज उसको 30 साल तक माना गया है। और 30 के बाद शुरू होती है उसकी प्रौढ़ावस्था, 30 से लेकर 60 वर्ष तक। उसके बाद वृद्धावस्था, 60 से लेकर और मृत्यु तक। तो शिक्षा मनोविज्ञान व बाल मनोविज्ञान के लिए सभी अवस्थाओं का अध्ययन महत्वपूर्ण नहीं है। तो यहाँ हम केवल बालकों के बारे में बात कर रहे हैं, तो बालकों में अपन केवल 3 अवस्थाओं के बारे में देखेंगे, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। ये 3 ज़्यादा जरूरी है सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो बालक के विकास को अब हम लास्ट बिंदु पे बात करते हैं। तो लास्ट बिंदु क्या है? बालक के विकास को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित प्रमुख कारक हैं। पहला कारक क्या है? वंशानुक्रम, यानी बालक का रंग, रूप, लंबाई, शारीरिक विकास, वृद्धि, तार्किक क्षमता तथा स्वास्थ्य पर भी आनुवांशिकता का प्रभाव पड़ता है। यानी कहीं ना कहीं उनके माँ बाप का भी इसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। उनकी जो जेनेटिक्स हैं वो कहीं ना कहीं ट्रांसफर होते हैं शिशु के शरीर में, यानी उनकी हाव भाव, बोलने का तरीका, चाल ढाल, बनावट, ये सब आनुवांशिक कारक है। दूसरा आता है पौष्टिक आहार। तो शिशु जब गर्भ में होता है तब से ही माँ को पौष्टिक आहार लेना चाहिए, और जन्म के बाद यदि बालक को पौष्टिक आहार मिलेगा तभी उसका शारीरिक एवं मानसिक विकास समुचित ढंग से हो पाएगा। यानी जब माँ के गर्भ में जैसे ही शिशु आता है तब से ही पौष्टिक आहार लेना अत्यंत आवश्यक है, और जितना अच्छा पौष्टिक आहार माँ ग्रहण करेगी उतना ही बालक के विकास पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। यानी अच्छा पौष्टिक खाना खाने से बच्चे की ग्रोथ अच्छे से होती है। तीसरा जो कारक है वो है बुद्धि। तो तीव्र बुद्धि बालकों में सामाजिक, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक विकास अधिक देखा जाता है। यानी जिन बालकों का बुद्धि लेवल अच्छा होता है उनमें जो विकास है वो बहुत तीव्र गति से होते हैं। जैसे संवेगात्मक विकास हुआ, उनके अंदर सोचने समझने की क्षमता है वो जल्दी डेवलप हो जाती है। और जो मंद बुद्धि या औसत से कम बुद्धि वाले जो बालक हैं उनमें विकास अपेक्षाकृत कम होता है। यानी तीव्र बुद्धि वाले बालकों की अपेक्षाकृत जो औसत से कम बुद्धि वाले बालक हैं उनमें कम होता है। चौथा कारक है अंतःस्रावी ग्रंथियों का प्रभाव। यानी अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले स्राव बालक के शारीरिक और मानसिक विकास को प्रभावित करते हैं। यानी एक उम्र पर आने के बाद उनके अंदर जो हार्मोन्स डेवलप होते हैं उससे भी कहीं ना कहीं
उनकी उनके अंदर कुछ चेंजेस आते हैं, जैसे कि आवाज़ भारी होना, कंठ निकलना, मूँछों का आना, ये सारी चीज़ें उम्र के साथ साथ यानी अंतःस्रावी ग्रंथियों का प्रभाव भी होता है। इसके बाद जो पांचवा कारक है लैंगिक भिन्नता। बालकों की अपेक्षा बालिकाओं का मानसिक विकास पहले पूर्ण हो जाता है, यानी जो लैंगिक भिन्नता है उसका भी प्रभाव पड़ता है बालक के विकास पर, यानी लड़कियों में अपेक्षाकृत जल्दी विकास हो जाता है और परिपक्वता बालकों के अपेक्षा जल्दी उनमें आ जाती है। दूसरा है, इसके बाद अगला है छठवां कारक वातावरण। बालक जिस भौतिक परिवेश में रहता है उस परिवेश के मौसम, तापमान, वहाँ की ऊंचाई, समाज, संस्कृति आदि का भी प्रभाव बालक के संवेगात्मक, सामाजिक, संज्ञानात्मक, शारीरिक विकास पर पड़ता है। और अधिगम और विकास जटिल रूप से अंतर संबंधित है, यानी इसमें क्या बोला, सबसे जो मेन चीज़ है वो वातावरण, यानी बालक का परिवेश कैसा है, उसका जो रहने का जहाँ पर वो रहता है वो क्षेत्र कैसा है, उसका भी उसके जीवन पर प्रभाव पड़ता है, यानी समाज कैसा है, उसके आसपास पड़ोसी कैसे है, तो वो वातावरण भी कहीं ना कहीं बालक को प्रभावित करता है। और अधिगम और विकास जटिल रूप से अंतर संबंधित है। विकास और अधिगम ये एक दूसरे से अत्यंत जुड़े हुए हैं। वातावरण समृद्ध और विविधतापूर्ण हो तो विकास और अच्छा होता है। ये अगर कहीं ना कहीं वातावरण अच्छा है, विविधता है, यानी उनमें कहीं ना कहीं विविधता है, यानी एक से ज़्यादा तरह के लोग हैं और उनमें कहीं ना कहीं विभेद देखने को मिलता है, तो उससे भी बालक के विकास में बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो आज अपन यहीं तक पढ़ते हैं, कल इसके आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे। और अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और धन्यवाद।